नमस्कार, पहाड़ समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक। तो विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक की है। बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष का बड़ा बयान। 16 दिसंबर से पहले हर हाल में होना है सत्र। सर्वदलीय बैठक में सत्र को लेकर ली गई राय। तो बेसिकली सभी चाहते हैं कि सत्र गैरसैंण में हो और कुछ दलों ने गैरसैंण में सत्र आयोजित करने को लेकर जो है हामी भी भरी है। तो बता दें, ये सर्वदलीय बैठक के दौरान की तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से ये बैठक यहां पर की गई, सभी की राय यहां पर सत्र को लेकर। तो बता दें कि विधानसभा सत्र से पहले ये सर्वदलीय बैठक कई मायनों में काफी अहम रही। सर्वदलीय बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने बयान देते हुए कहा है कि 16 दिसंबर से पहले हर हाल में जो सत्र है वो किया जाना है। तो सर्वदलीय बैठक में सत्र को लेकर राय भी जो है तमाम दलों से ली गई। बेसिकली सभी चाहते हैं कि सत्र गैरसैंण में हो। कुछ दलों ने गैरसैंण में सत्र आयोजित करने को लेकर हामी भी भरी है। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से सत्र को गैरसैंण में किए जाने को लेकर जो मुद्दा है वो गरमाता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस ने एक बार फिर से अपना विरोध यहां पर दर्ज कराया है कि प्रदेश की जनता को इस बात का इंतजार है, फिर ये इंतजार खत्म क्यों नहीं हो रहा। तो उत्तराखंड में विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर विधानसभा में सर्वदलीय बैठक हुई। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में सत्र को लेकर मंथन भी किया गया, लेकिन सत्र कब और कहां आयोजित होगा इसको लेकर अभी भी जो संशय है वो बरकरार है। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सत्र गैरसैंण के बजाय राजधानी देहरादून में ही आयोजित किया जाएगा। तो विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने साफ कहा है कि सर्वदलीय बैठक में जो भी फैसला हुआ है उसका प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया है और ये कॉन्फिडेंशियल है। सत्र आयोजित करने को लेकर कैबिनेट अंतिम फैसला लेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग सत्र गैरसैंण में ही चाहते हैं, लेकिन सत्र को लेकर अंतिम फैसला सरकार को लेना है और जल्द ही उसकी तारीख और स्थान घोषित किया जाएगा। बेसिकली देखिए, गैरसैंण में सत्र सभी चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, सभी लोग गैरसैंण भी चाहते हैं। तो अब जिस तरह का मन बनेगा, सरकार का जो निर्णय होगा, वो हम अपना सुझाव जो हम लोगों ने वहां पे जो जिस तरह की बातचीत हुई है वो सरकार तक हम लोगों ने बता दी। और यहाँ पर मेरा कहना सही नहीं होगा कि अंदर किस तरह का डिस्कशन हुआ, क्योंकि वो सरकार का प्रेरोगेटिव है, मेरा नहीं है। तो इसलिए बात हुई है। अब क्या बात हुई आपको जल्द पता। तो बता दें कि शीतकालीन सत्र को लेकर अभी भी जो संशय है वो बरकरार है और साथ ही सर्वदलीय की बैठक में तमाम दल हैं उनसे राय भी यहां पर ली गई। अब अंतिम फैसला कैबिनेट को यहां पर करना है। तो सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी शामिल हुए। बैठक के बाद यशपाल आर्य का बयान सामने आया है। आर्य ने गैरसैंण में सत्र के आयोजन का विरोध किया है, साथ ही सरकार पर गैरसैंण के विकास न करने का आरोप भी लगाया। हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो प्रतिबद्धता है कांग्रेस की स्थायी राजधानी और जो अनुपूरक बजट प्रस्तुत हो, अनुपूरक बजट ही क्यों, हमारा कहना है कि जो एनुअल बजट है, मेन बजट है, चाहे कोई विशेष सत्र आयोजित करे, अब बहुत देर हो चुकी है। अब ये सारी व्यवस्थाएं वहीं से संचालित होनी चाहिए। अगर सरकार की मंशा, भाजपा की मंशा, नियत साफ है, तो वो ईमानदारी है, तो उनको इस बारे में चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। और निश्चित रूप से आज हमने साफ तौर से कहा है कि अनुपूरक बजट गैरसैंण भराड़ीसैंण में ही प्रस्तुत होगा। तो सर्वदलीय बैठक के बाद यशपाल आर्य की तरफ से ये बड़ा बयान। तो गैरसैंण के विकास का न करने का आरोप भी लगाया। तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था, विधानसभा के पटल पे कहा था, सदन में कहा था, तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा था कि आने वाले वर्षों में उन्होंने एक समय सीमा निर्धारित की थी कि 25,000 करोड़ रुपए का व्यय खर्च हम राजधानी के लिए खर्च करेंगे। लेकिन आज वो 25,000 करोड़ रुपए में दुर्भाग्य है कि जहां तक मेरी जानकारी है
कि इस जो एनुअल बजट है प्रस्तुत हुआ है उसमें भराई श्रेणी के लिए कोई धन की व्यवस्था की ही नहीं गई है। तो गैरसैंण का मुद्दा एक बार फिर से गर्माता हुआ नजर आ रहा है और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता सुरेंद्र सिल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, शीतकालीन सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक, क्या कुछ इस बैठक में रहा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे और साथ ही साथ तमाम दलों से राय भी ली गई। देखिए, बिल्कुल शीतकालीन सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक स्पीकर ने आहूत की थी और इसमें नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा है कि क्योंकि सप्लीमेंट्री बजट आना है, मार्च 31, 2023 तक के लिए आपको बजट की व्यवस्था करनी है। जो पैसा आप लाए थे वो लगभग खत्म हो चुका है, तो इसलिए इस सत्र को गैरसैंण में होना चाहिए और जब पूर्ण बजट आप वहां कर रहे हैं तो सप्लीमेंट्री बजट भी वहीं होना चाहिए। और विपक्ष के तमाम विधायक, चाहे वो बसपा के हों, हालांकि इस बैठक में कोरम का हिस्सा तो निर्दलीय नहीं होते हैं और न ही परंपरा रही है, लेकिन 2 निर्दलीय विधायकों को भी आमंत्रित किया था, उन्होंने भी अपने सुझाव दिए हैं। स्पीकर ने कहा है कि सारे सुझाव मुझे मिल चुके हैं, मैं सरकार को भेजूंगी, क्योंकि ये सरकार तय करती है कि सत्र कब आहूत करना है, सत्र को कहां कराया जाएगा, देहरादून होगा, गैरसैंण होगा। आने वाली कैबिनेट बैठक पे इस पर चर्चा होगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि विपक्ष ने सीधे तौर पे सरकार को कहा है कि जो हमारा फुल बजट आया था वो इस बार विधानसभा चुनाव के चलते देरी से आया था, तो इसलिए वो देहरादून में हुआ था और तब यात्रा भी थी, आप इसलिए आयोजित नहीं कर पाए, लेकिन अब आपको गैरसैंण में ही सत्र आयोजित करना होगा। आज स्पीकर तमाम लोगों की राय ले चुकी हैं और चीजें लगभग क्लियर हैं, सरकार को तय करना है। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सरकार इस सत्र को देहरादून में आयोजित कराएगी, क्योंकि ठंड का मौसम है और उत्तराखंड की जो गैरसैंण की विधानसभा यानी भराड़ीसैंण विधानसभा है वो भारत के सभी राज्यों में सबसे हाइट वाली विधानसभा है, जहां गर्मियों के मौसम में भी दोपहर के बाद अच्छी ठंड होती है, तो इसलिए सर्दियों के मौसम में वहां सत्र होगा ऐसे आसार कम दिख रहे हैं और इस तरह की तैयारी भी नहीं दिख रही है। क्योंकि जब गैरसैंण में सत्र होता है तो प्रशासन को पहले से ही विधानसभा की ओर से अलर्ट किया जाता है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाती हैं, पानी से लेकर तमाम संचार व्यवस्थाएं दुरुस्त होती हैं। ऐसा फिलहाल वहां होता दिख नहीं रहा है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि शायद सरकार इस सत्र को देहरादून में ही कराएगी। हालांकि इसे तय मुख्यमंत्री ने करना है, कब ये सत्र होगा, कब से कितने लंबे समय का होगा और कहां पर होगा। तो अगले कुछ दिनों में ये स्थिति क्लियर हो जाएगी आशिमा कि ये सत्र होने कहा जा रहा है। बिल्कुल, जो संशय बना हुआ है वो कब दूर होगा ये देखना होगा। लेकिन साथ ही साथ अगर बात करें यशपाल आर्य की, तो इस सर्वदलीय बैठक के बाद सीधे तौर पर जहां सत्र का उन्होंने विरोध किया गैरसैंण में कराए जाने को लेकर, तो वहीं उन्होंने गैरसैंण के विकास न करने का आरोप भी लगाया। देखिए आशिमा, मैं ये साफ कर दूं कि यशपाल आर्य ने गैरसैंण में सत्र कराने का विरोध नहीं किया है। कोई भी विधायक कोई भी गैरसैंण को लेकर विरोध नहीं कर सकता है उत्तराखंड की राजनीति में, क्योंकि गैरसैंण उत्तराखंड के आंदोलन की आत्मा रहा है और गैरसैंण को ही स्थायी राजधानी की हर राजनेता मांग करता रहा है। दरअसल यशपाल आर्य ने कहा है कि अगर गैरसैंण में सत्र नहीं होता है, हाँ, तो माफ कीजिएगा, वही मैं कहना चाह रही थी। लेकिन साथ ही साथ गैरसैंण के विकास को लेकर भी सुरेंद्र कहीं ना कहीं एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए गए कांग्रेस की तरफ से, और जोरों शोरों से मुद्दा माना जा रहा है कि सत्र में घूमता नजर आएगा। देखिए, बिल्कुल गैरसैंण को लेकर यशपाल आर्य ने कहा है सप्लीमेंट्री बजट आप ला रहे हैं तो आपको गैरसैंण ही सत्र करना चाहिए, क्योंकि आप पहले सत्र नहीं कर पाए। लेकिन अब ये सरकार को तय करना है, क्योंकि आज स्पीकर तमाम पार्टी के नेताओं से अपने सुझाव ले चुकी हैं। सरकार ये तय करेगी कि क्योंकि गैरसैंण में अगर सत्र होगा तो जिस तरह से मैंने कहा, संचार से लेकर कर्मचारियों के ठहरने की व्यवस्था, वहां पर तमाम व्यवस्थाओं को आपको देखना होगा। ठंड के मौसम में क्या आप तैयार हैं, आपके पास शेल्टर्स हैं, आपके पास वहां कमरे हैं, आवास व्यवस्था प्रॉपर है, इन तमाम चीजों पर सरकार को तैयारी करनी है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये सत्र संभवतः हो सकता है देहरादून में हो और आने वाला जो अगले साल का कंप्लीट बजट होगा फरवरी मार्च में, वो हो सकता है विस्तृत बजट गैरसैंण में हो। लेकिन सारे विधायकों ने ये कहा है कि गैरसैंण अगर सरकार बजट सत्र कराती है, सप्लीमेंट्री बजट, और वही वादा जो है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का याद भी यशपाल आर्य की तरफ से कराया गया। सुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी जानकारी आपकी तरफ से ली जाएगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें कि निलंबित सचिव की बढ़ सकती है मुश्किलें, तो मुकेश सिंघल के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई है। विधानसभा में प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई शुरू, तो विवादित कंपनी को भर्ती के लिए ठेका देने का आरोप है। करीब 60
लाख का अग्रिम भुगतान किया गया था। तो विधानसभा के निलंबित सचिव मुकेश सिंघल की मुश्किलें अब इसी के साथ बढ़ते हुए नजर आ सकती है। मुकेश सिंघल के खिलाफ विधानसभा में प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई शुरू हो गई है। मुकेश सिंघल पर निजी कंपनी को भर्ती परीक्षा का ठेका देने और साथ ही साथ करीब 60 लाख का अग्रिम भुगतान करने का आरोप भी है और अब इन्हीं आरोपों के तहत जो जांच है वो शुरू हो गई है। हालांकि धांधली का जो मामला सामने आने के बाद स्पीकर रितु खंडूरी ने सभी भर्तियां रद्द कर दी थी। संवाददाता सुरेंद्र ढसीला हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। एक बार फिर से सुरेंद्र, आपका रुख करना चाहेंगे। लगातार इस पूरे संदर्भ में कार्रवाई जारी और अब मुश्किलें कहीं ना कहीं मुकेश सिंघल की थमने का नाम नहीं ले सकती और आने वाले वक्त में और बढ़ सकती है। देखिए, बिल्कुल मुकेश सिंघल अभी निलंबित चल रहे हैं। सचिव थे विधानसभा के और स्पीकर ने कार्रवाई के चलते इनको निलंबित किया था। और आज स्पीकर से जब मैंने सवाल पूछा तो उनका ये कहना है कि उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई हमने शुरू कर दी है, क्योंकि यूके SSSC की भर्तियों को लेकर जिस कंपनी पर कार्रवाई हुई, जिस कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया गया, उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट तक कर दिया गया। इसी कंपनी ने विधानसभा में भी भर्ती परीक्षा आयोजित करी थी। इस कंपनी को बिना परीक्षा परिणाम घोषित किए ही लगभग 60 लाख का पेमेंट भी हो चुका है और मुकेश सिंघल के सचिव रहते ये सब हुआ है। इसलिए रितु खंडूरी ने कहा था कि मुकेश सिंघल की जो भूमिका है वो गंभीर लगती है, संदिग्ध लगती है और उन पर हम भविष्य में कार्रवाई करेंगे। इसी पर आज हमने कहा था कि आखिरकार आपने कार्रवाई की बात की थी लेकिन अब तक वो शुरू नहीं हुई है। तो ये बताया जा रहा है कि प्रशासनिक कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं और जल्द ही मुकेश सिंघल पर जांच का दायरा बढ़ेगा और जो विवादित कंपनी है उसको किस तरह से मदद पहुंचाई गई, क्या कुछ इसमें रहा, ये सारी चीजों पे मामले में जांच होगी। यानी निलंबन तो उनका हो ही चुका है लेकिन उनकी मुश्किलें अब आगे के लिए और बढ़ सकती हैं। बिल्कुल सुरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। तो मुकेश सिंघल के खिलाफ जो कार्रवाई है वो तेज होते हुए और इसी के साथ मुश्किल भी बढ़ते हुए तो वही बढ़ेंगे आगे। चंपावत दौरे पर रहे सीएम धामी, एकता दौड़ को दिखाई हरी झंडी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एकता दौड़ में शामिल हुए सीएम और राष्ट्रीय एकता दिवस पर कार्यक्रम यहां पर किया गया था आयोजित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत जिले के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने बनबसा मिनी स्टेडियम में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आयोजित की गई एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाई। दौड़ में वो शामिल भी हुए, साथ ही साथ मौजूद लोगों की हौसला अफजाई भी मुख्यमंत्री धामी की तरफ से की गई। तो चंपावत दौरे पर रहे सीएम धामी ने एकता दौड़ को हरी झंडी इस दौरान दिखाई। तो इस दौरान जो मौजूद लोग थे, जो बच्चे थे जो इसमें शामिल हुए, वो भी काफी उत्साह यहां पर उनमें नजर आया। तो बता दें कि खुद हरी झंडी दिखाने के बाद सीएम धामी भी इस एकता दौड़ में शामिल हुए। तो राष्ट्रीय एकता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। चंपावत जिले के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने बनबसा मिनी स्टेडियम में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आयोजित की गई एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाई, साथ ही वो दौड़ में शामिल भी हुए। तो ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि एकता दौड़ में किस तरह से शामिल होते हुए दौड़ लगाते मुख्यमंत्री सबसे आगे कतार में नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर, वहां जो बच्चे इस एकता दौड़ में शामिल हुए उनको शपथ भी यहां पर दिलाई गई और सीएम ने भी इस दौरान उनकी हौसला अफजाई की। तो हरी झंडी दिखाने के बाद खुद दौड़ लगाते हुए सीएम धामी नजर आए, जिसकी ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो चंपावत दौरे पर है सीएम धामी और एक दौड़ को हरी झंडी दिखाने के बाद वो खुद दौड़ते हुए और उनके पीछे आप देख सकते हैं कितना हुजूम जो है वो लोगों का दिखाई दिया। तो लोगों का जो उत्साह है वो इस दौरान और दोगुना होता दिखाई दिया। तो ये दो तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे। इस आयोजन की राष्ट्रीय एकता दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके जन्म दिवस पर ये हम संकल्प लेंगे कि जो उन्होंने एकीकरण का अभियान, भारत को एक करने का सूत्र जो उन्होंने प्रारंभ किया था उसको हम आगे बढ़ाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प है एक भारत श्रेष्ठ भारत, उस एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए अपना योगदान देंगे। और देहरादून से एक और बड़ी खबर, सरदार पटेल की जयंती पर कार्यक्रम। तो एसीएस राधा रतूड़ी ने दिलाई अधिकारियों को शपथ। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर दिलाई गई शपथ। तो राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को लेकर शपथ दिलाई गई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसी दौरान की तस्वीर एसीएस राधा रतूड़ी आपको इन तस्वीर में नजर आ रही होंगी।
और इस कार्यक्रम में मौजूद राधा रतूड़ी की तरफ से अधिकारियों को शपथ दिलाई गई। तो राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर अलग अलग जगहों पर प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और इस अवसर पर शपथ दिलाते हुए अधिकारियों को राधा रतूड़ी नजर आई। तो राष्ट्रीय एकता दिवस पर हरिद्वार में गंगा रन का आयोजन किया गया। नमामि गंगे घाट से सीसीआर टावर तक इस दौड़ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत की। तो वहीं पतंजलि योगपीठ के कर्मचारी, स्कूली छात्र, प्रशासनिक अधिकारी समेत कई संगठन इस मैराथन का हिस्सा बने। तो केंद्रीय मंत्री ने गंगा रन में मौजूद तमाम लोगों को गंगा को साफ और शुद्ध रखने की शपथ दिलाई। क्षेत्र के गंगा तटीय स्थान को साफ सुथरा रखूंगा एवं यहाँ रहने वाले मैं गंगा में कूड़ा कचरा व पॉलीथीन नहीं डालूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज पूरा देश की युवा तरुणाई, युवा शक्ति इस संकल्प के साथ में कि हम भारत को एकीकरण के लिए, भारत को एक बनाए रखने के लिए और एक भारत को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए अपने आप को नियोजित करेंगे। इस संकल्प के साथ में इस आज रन फॉर यूनिटी में दौड़ रहा है। और अब हल्द्वानी से बड़ी खबर, औचक निरीक्षण पर निकले सीएम धामी। तो बता दें, खराब सड़क और नहर कवरिंग का जायजा उनकी तरफ से लिया गया। मेयर समेत तमाम आलाधिकारी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। तो खराब सड़कों को देखकर सीएम धामी ने नाराजगी जताई और जल्द से जल्द नहर कवरिंग करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। तो हल्द्वानी में अचानक सीएम धामी सड़कों का निरीक्षण करने निकल पड़े और जिस तरह से सड़कों की हालत यहां पर दिखाई दी, उस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए। तो सीएम के निरीक्षण से आला अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। मेयर और सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे। सीएम ने हल्द्वानी की खराब सड़कों और नहर कवरिंग का हाल जाना और ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं। पहली तस्वीर निरीक्षण के दौरान की, जब सीएम धामी खुद सड़कों पर निकले और किस तरह की स्थिति है और किस तरह से प्रदेश के लोगों को यहां पर दिक्कतों का सामना इन टूटी फूटी सड़कों और नहर कवरिंग न किए जाने को लेकर करना पड़ रहा है। अधिकारियों से बारीकी से जानकारी जुटाते हुए निर्देश दिए हैं कि इस स्थिति का जो समाधान है वो किया जाए। दूसरी तरफ निरीक्षण के बाद बैठक यहां पर की गई और बैठक में अधिकारियों को निर्देश मुख्यमंत्री धामी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो खराब स्थिति देखकर सीएम ने नाराजगी जताई और जल्द से जल्द नहर कवरिंग करने के निर्देश सीएम धामी की तरफ से दिए गए। तो औचक निरीक्षण यहां पर सीएम धामी की तरफ से किया गया और इस निरीक्षण के बाद जो आला अधिकारी हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है। तो मेयर समेत तमाम आला अधिकारी इस निरीक्षण के दौरान सीएम धामी के साथ मौजूद रहे और जिस तरह से जो सड़कों का हाल यहां पर देखा गया, उस स्थिति को देखने के बाद सीएम धामी की तरफ से नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को हिदायत दी गई, निर्देश दिए गए कि जो स्थिति है जो सड़कों की, उसे जल्द से जल्द दुरुस्त कराया जाए। नहर कवरिंग के निर्देश भी बैठक में देते हुए सीएम धामी नजर आए। तो खराब सड़क और नहर कवरिंग का जायजा लेते हुए सीएम धामी पहली तस्वीर में नजर आ रहे हैं। किस तरह के से बारीकी से जानकारी यहां पर जुटाई जा रही है और इस तरह की स्थिति क्यों है, इसको लेकर अधिकारियों से यहां पर बात करते हुए सीएम धामी नजर आ रहे हैं पहली तस्वीर में। और इस निरीक्षण के बाद ये बैठक यहां पर सीएम धामी की तरफ से आला अधिकारियों के साथ। संवाददाता उपेंद्र रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। उपेंद्र, खराब सड़क, नहर कवरिंग का जायजा, सीएम धामी की तरफ से नाराजगी व्यक्त की गई और साथ ही साथ अब अधिकारियों को निर्देश भी। क्या कुछ बैठक के दौरान रहा, क्या कुछ हिदायतें? जी बिल्कुल, सीएम पुत्र धामी द्वारा आज हल्द्वानी की जो बलहाल सड़कें थी उनका औचक निरीक्षण किया गया और उसके साथ साथ जो नहर कवरिंग का काम होना था उसका औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण में उन्होंने जो उससे संबंधित जो अधिकारी थे उनकी फटकार भी लगाई और उनसे नाराजगी भी है और उनसे कहा है कि जल्द से जल्द कार्य में तेजी लाई जाए ताकि जो स्थानीय लोग हैं, जो आमजन है, उनको सुविधा हो सके। बहुत शुक्रिया भूपेंद्र तमाम जानकारी के लिए। टनकपुर में फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन, दी हिमालयन कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन सीएम धामी ने किया। टूर्नामेंट का उद्घाटन खिलाड़ियों का सीएम धामी ने
बढ़ाया हौसला। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पोर्ट्स स्टेडियम टनकपुर पहुंचकर द हिमालयन कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने पौधारोपण कर आयोजित फुटबॉल मैच का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हिमालयन राज्यों और अर्धसैनिक बलों के मध्य आयोजित इस फुटबॉल प्रतियोगिता से निश्चित रूप से यहां के युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा, उनका एक बेहतर भविष्य बनेगा। तो इस दौरान खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाते हुए सीएम धामी नजर आए। ये तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। खिलाड़ियों का सीएम धामी ने यहां पर हौसला बढ़ाया। तो इस दौरान जो खिलाड़ी मौजूद थे वो भी काफी उत्साहित नजर आए। तो टनकपुर में फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन यहां पर किया गया, जिसमें सीएम धामी भी यहां पर पहुंचे थे और टूर्नामेंट में मौजूद खिलाड़ियों का यहां हौसला बढ़ाते हुए सीएम धामी की तरफ से इस कार्यक्रम को संबोधित भी किया गया। तो सीएम धामी ने टूर्नामेंट का उद्घाटन किया और पहले दिन भी जो खिलाड़ी है वो काफी उत्साहित नजर आए। आगे आने का बहुत बड़ा प्रोत्साहन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया जा रहा है। मैं पूरे श्रद्धा भाव से सभी को कहना चाहता हूं कि सभी लोग इस खेल को यहाँ पर जो चलेगा सभी लोग भाग लें। आप सबके बीच में हो रहा है, सभी लोग आकर अपना सहयोग भी प्रदान करें। तो उत्तराखंड बीजेपी ने राज्य के स्थापना दिवस को भव्यता के साथ मनाने की तैयारी कर ली है और कार्यक्रमों को संगठनात्मक स्तर पर ज्यादा से ज्यादा जन सहभागिता से आयोजित करने के लिए प्रदेश और जिला प्रभारियों को जिम्मेदारी दी गई है। तो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर प्रदेश प्रभारी के रूप में प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती नीरू देवी, प्रदेश मीडिया प्रभारी बनवीर सिंह चौहान समेत 19 प्रभारियों की सूची जारी की गई है। तो बीजेपी भव्य कार्यक्रम की तैयारी इस संदर्भ में कर रही है। तो राज्य स्थापना दिवस की तैयारियां जो है वो बीजेपी की तरफ से तेज है। बाकायदा इन तैयारियों को किस तरह से और तेजी यहां पर लाई जाए, भव्य रूप दिया जाए, इसको लेकर सूची भी जारी की है। तो जिला प्रभारियों सबको जिम्मेदारी सौंप दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर प्रदेश प्रभारी के रूप में प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती नीरू देवी, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान समेत 19 प्रभारियों की जो सूची है वो इस संदर्भ में जारी की गई है। तो बीजेपी की संगठनात्मक तैयारियां जो हैं वो तेज हैं। 19 प्रभारी जो नियुक्त हैं वो बीजेपी की तरफ से किए गए। स्थापना दिवस पर कार्यक्रम जो है वो आयोजित होने और किस तरह से इन कार्यक्रमों को सफल यहां पर किया जाए, इसको लेकर ये सूची जारी की गई है ताकि जो भव्य रूप है वो इन तैयारियों को, इस कार्यक्रम को लेकर दिया जा सके। उत्तराखंड में लोक पर्व विकास और बूढ़ी दिवाली को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी पिछले कई सालों से प्रयासरत रहे। अनिल बलूनी के प्रयास का नतीजा है कि आज उत्तराखंड के कई गांवों में इगास का त्योहार मनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सांसद अनिल बलूनी को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का भी साथ मिला है। कांग्रेस माहरा ने जहां एक तरफ बलूनी का आभार जताया तो दूसरी तरफ सरकार पर हमला भी बोला। इस बार सरकार ने छुट्टी का निर्णय लिया है। मुझे लगता है कि जो पहल बड़े भाई अनिल बलूनी ने, जो बीजेपी में है, हम कांग्रेस में हैं, लेकिन उनके एक अच्छे कार्यों में मैं इसको देखता हूं कि उन्होंने 4-4.5 साल पहले इसकी पहल की थी। परंतु एक मैं जरूर बीजेपी की सरकार के लिए कहना चाहता हूं कि आखिर ऐसी जरूरत विधायक और मंत्रियों से कहने की क्यों पड़ रही है? क्या वो जिस मिट्टी से पैदा हुए हैं, जिस जमीन से निकले हैं, जिस क्षेत्र ने उनको अपना प्रतिनिधि बनाया, वहां जाने के लिए उनको किसी नेतृत्व के आदेश का इंतजार करना पड़ा? ये चिंता का विषय है। तो वहीं चमोली सियालकोट मोटर मार्ग पर लैंडस्लाइड, तो पहाड़ी से लैंडस्लाइड होने से सड़क प्रभावित हुई है। सड़क का आधा हिस्सा टूटकर पिंडर नदी में गिरा। तो सड़क टूटने से मार्ग पूरी तरह से बाधित। लैंडस्लाइड होने से 1.5 दर्जन से गांव जो ज्यादा हैं वो प्रभावित बताए जा रहे हैं। चमोली के देवाल खेता सियालकोट मोटर मार्ग पर पहाड़ी से लैंडस्लाइड होने से सड़क का आधा हिस्सा टूटकर पिंडर नदी में समा गया, जिससे आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई है। बता दें कि 4 दिनों से लगातार पहाड़ी से हो रही लैंडस्लाइड की वजह से 1.5 दर्जन से ज्यादा गांवों का यातायात संपर्क टूट गया है। वहीं पीएमजीएसवाई विभाग का ये कहना है कि लैंडस्लाइड रुकने के बाद ही सड़क मार्ग को खोलने का काम शुरू किया जाएगा, लेकिन तब तक लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं नैनीताल से पिथौरागढ़ आ रहे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बिजनौर में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई।
तो जंगल में लैंड किया गया हेलीकॉप्टर। तकनीकी खराबी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। तस्वीर भी सामने आई। हेलीकॉप्टर में 2 पायलट और 2 यात्री इस दौरान सवार थे, लेकिन अचानक तकनीकी खराबी आने के चलते जंगल में इमरजेंसी लैंडिंग इस हेलीकॉप्टर की करानी पड़ी। तो ये तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम उस दौरान की दिखा रहे हैं कि किस तरह से जंगल में ये लैंडिंग कराई गई। और अब नैनीताल से बड़ी खबर है, जहां रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर सुनवाई। तो हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर यह सुनवाई की है। हल्द्वानी में 29 एकड़ जमीन पर किया गया है अतिक्रमण। तो कोर्ट ने अतिक्रमणकारियों के प्रार्थना पत्र को निरस्त किया है। करीब 4365 लोगों ने किया रेलवे की जमीन का अतिक्रमण। मामले में हाईकोर्ट में आज दिन भर हुई सुनवाई। तो हाईकोर्ट में कल भी मामले पर सुनवाई होगी। बड़ी खबर नैनीताल से। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर शराब पीकर अस्पताल में इलाज करने का मामला। आरोपी डॉक्टर पर हुई कार्रवाई। संविदा पर तैनात डॉक्टर दिनेश चंद सेमवाल निलंबित किए गए हैं। तो देहरादून के रायपुर सीएससी सेंटर में तैनात किए गए थे सचिव स्वास्थ्य आर राजेश कुमार ने ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। शराब पीकर अस्पताल में इलाज करने का ये पूरा मामला, और अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई की गई है। आरोपी डॉक्टर पर कार्रवाई की गई है। तो बता दें कि सचिव स्वास्थ्य आर राजेश कुमार की तरफ से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और अब हरिद्वार से बड़ी खबर है, जहां पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ ने बनाया अपना अखाड़ा। तो श्री गुरु रविदास के नाम से यह अखाड़ा बनाया। एक आश्रम में चल रही रामकथा के दौरान की घोषणा। तो रिटायर्ड आईएफएस किशन चंद को बनाया गया अखाड़े का महासचिव। आय से ज्यादा संपत्ति के आरोपी है किशन चंद। तो कुंभ में शाही स्नान करेगा हमारा अखाड़ा। तो ज्वालापुर विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक रहे सुरेश राठौड़, जिन्होंने अपना अलग अखाड़ा बनाया। उसी दौरान की तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। और हल्द्वानी से बड़ी खबर है, जहां औचक निरीक्षण में खामी मिलने पर विफरे सीएम। तो बैठक में सीएम ने अधिकारियों को फटकार लगाई है। खराब सड़कों को देखकर सीएम ने लगाई फटकार। तो जल्द से जल्द व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश। हल्द्वानी से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो सीएम धामी की तरफ से निरीक्षण यहां पर औचक किया गया, जिसमें ये बड़ी खामियां मिली हैं। तो सड़कों का हाल देखने के बाद अधिकारियों को फटकार लगाते हुए मेयर अधिकारी तमाम जो है वो मौजूद रहे। गड्ढा मुक्त हो जाए सर, चलो होता रहेगा, लंबा काम पड़ा होगा। अभी क्या करेंगे बताइए, यही फैसला लेंगे आप। म्यूचुअल फंड पे काफी पैसा है, म्यूचुअल फंड से भी गेम्स आप दे रहे हैं माइनिंग का एरिया। आपके सिटी में कितना है और कंपनी में कितना है? वो मैक्सिमम पार्ट होती है, वो 8 करता है। इसी के साथ पहाड़ समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।